मीरा आज घर जल्दी आ गई थी। समर और पूजा दोनों ही इस वक्त ऑफिस में थे, इसलिए वो बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम में चली गई और डायरी खोलकर पढ़ने लगी। 10 साल पहले 27 जुलाई 2009। तो आज मैं छुट्टियों के बाद की कहानी बताऊंगी, क्योंकि अब मुझे वो मिलेगा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मुझे प्यार शब्द का मतलब सिखाया। जैसा कि कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और हम दोनों वापस मुंबई जा रहे थे, इस बार फिर से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। 1 महीने तक मयंक और बाकी सबके साथ खूब मस्ती की थी, लेकिन अब फिर से वो लोग पता नहीं कब मिलेंगे या मिलेंगे भी कि नहीं। खैर ये सब छोड़ो, वो तो आगे पता चल ही जाएगा। तो हुआ यूँ कि मैं और श्वेता मुंबई आ चुके थे और मंडे से हमारा कॉलेज भी खुलने वाला था। मुंबई मुझे अब कुछ कुछ रास आने लगा था। ये एक ऐसा शहर था जहाँ कभी रात नहीं होती। इस बार पापा ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मन लगाकर पढ़ाई करूं, वरना वो मुझे वापस घर बुला लेंगे बिना पढ़ाई पूरी किए। मुझे भी अब कॉलेज और मुंबई पसंद आ गया था, इसीलिए अब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। इतने दिनों के बाद मैं घर से वापस आई थी, तो आते ही सबसे पहले मैं पार्क में गई, जहाँ घर जाने के पहले मैं हर रोज़ जाया करती थी। पार्क जाने का मेरा एक रीज़न था। वहाँ मुझे हर रोज़ एक लड़की मिलती थी जिसका नाम मीरा था। दिया की डायरी में अपना नाम पढ़कर मीरा कुछ पल के लिए शॉक हो गई थी। मीरा एक बहुत ही प्यारी, मेहनती और होशियार बच्ची थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो अनाथ थी और वहीं पास वाले अनाथालय में रहती थी। उस दिन मैंने मीरा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे लगा कि शायद मैं इतने दिनों से गई नहीं हूँ तो वो भी नहीं आती होगी, लेकिन तभी कुछ देर बाद मुझे वहाँ मीरा आती हुई दिखाई दी। मैं उसे देखकर उसके पास पहुँचती, उससे पहले ही वो आकर मेरे गले लग गई। कुछ देर तक तो मैं उसे यूं ही गले लगाई रही, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि वो रो रही थी। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बस इतना ही कहा कि मैं उसे इतने दिनों तक मिली नहीं, इसीलिए उसे मेरी चिंता हो रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरी भी आंखें भर आई और मैंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन उसकी आंखें बहुत कुछ बताना चाहती थी मुझे, जो शायद मैं समझ ही नहीं पाई। अगर मैंने उस दिन उसकी आंखें पढ़ी होती तो शायद मीरा आज मेरे साथ होती। ये लिखते हुए मेरी आंखें भर आई, इसलिए इसके आगे आज मैं लिख नहीं पाऊंगी। आगे की कहानी कल लिखूंगी। वर्तमान में मीरा ने आगे के पन्ने पलटे तो वो फिर से खाली थे। इसका मतलब वो आज के 3 पन्ने पढ़ चुकी थी। उसने डायरी बंद करके बैग में रख दी और लेट गई। आज उसके दिमाग में पूरी तरह से दिया और मीरा छाई हुई थी, और वो जानना चाहती थी कि आखिर दिया ने ऐसा क्यों लिखा था कि अगर उस दिन मैं उसकी आंखें पढ़ लेती तो वो सब कुछ बदल जाता। वो जानना चाहती थी कि मीरा के साथ क्या हुआ। यही सब सोचते हुए उसे नींद आ गई। शाम को ऋषभ के फ़ोन से मीरा की नींद खुली। उसने मीरा से उसका हालचाल पूछने के लिए और डायरी के आगे के पन्नों को जानने के लिए फ़ोन किया था। मीरा ने एक एक करके उसे आज पढ़ी गई सारी कहानी बता दी। इसे सुनकर एक पल के लिए ऋषभ भी शॉक हो गया। फिर उसने मीरा को परेशान न होने के लिए कहा और ये भी बोला कि हमने डॉक्टर राजीव से अपॉइंटमेंट ले ली है और कल सुबह ही हम दोनों उनके पास जाएंगे। वो रात में आराम से सोए। इतना कहने के बाद ऋषभ ने फ़ोन रख दिया और वो भी उस डायरी वाली मीरा के बारे में सोचने लगा। वो आश्चर्यचकित था कि दिया की लाइफ में भी कोई मीरा थी, और शायद इसलिए कि किस्मत भी मीरा को दिया के बारे में कुछ बताना चाहती है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और अब तो सारे सवालों के जवाब डॉक्टर नागर ही दे सकते हैं, इसीलिए अब उनसे ही कल मिलने का इंतजार है। दूसरी तरफ मीरा भी अब दिया और मीरा के बारे में सोच रही थी। तभी पूजा उसे खाने के लिए बुलाने आई। मीरा बिना कुछ बोले पूजा के साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर गई और अपनी परेशानी अपने घर वालों को नहीं बताकर उसने चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में सोने आ गई। वो साया आज मीरा के बहुत करीब था और उसके सर पर हाथ फेर रहा था। शायद मीरा में उसे कोई अपना नजर आता था। अगले दिन सुबह मीरा की नींद जल्दी ही खुल गई। उसे याद आया कि कल रात शायद कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा था, लेकिन इसे वो अपना वहम समझकर भूल गई और तैयार होने लगी। आज मीरा 8 बजे रेडी होकर अकेले ही कार लेकर कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि ऋषभ ने उसे बताया था कि उसकी अपॉइंटमेंट सुबह 10 बजे की है। कॉलेज पहुंचकर मीरा ने ऋषभ को ढूंढा और उसके बाद दोनों नवी मुंबई के लिए निकल गए, क्योंकि डॉक्टर नागर का घर नवी मुंबई नहीं था और उन्होंने अपने घर पर ही उन दोनों को बुलाया था। दूसरी तरफ मीरा के जाने के पूर्वी कॉलेज जाने के लिए उसके घर पर आई। घर आने पर पूजा ने पूर्वी को बताया कि मीरा तो पहले ही कॉलेज के लिए निकल गई है। यह सुनकर पूर्वी और पूजा दोनों आश्चर्य में थे। पूर्वी सोच रही थी कि इससे पहले तो मीरा कभी भी अकेले नहीं गई। पूजा भी यही सोच रही थी कि पहले तो मीरा को अकेले कॉलेज जाना पसंद नहीं था, फिर अचानक आज ये अकेले कैसे चली गई। पूर्वी के दिमाग में अब पिछली कई बातें चलने लगी।
वो कई दिनों से मीरा के बदले हुए बिहेवियर को देख रही थी, इसलिए आज वापस आने पर उसने मीरा से इस बारे में बात करने का सोचा। कॉलेज पहुंचने के बाद पूर्वी ने पूरे कैंपस में मीरा को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसने सबसे मीरा के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी निधि उसके पास आई और उसने पूर्वी को बताया कि वो ऋषभ के साथ कहीं गई है। साथ ही निधि मीरा की बुराई करने लगी। पूर्वी कभी भी मीरा की बुराई नहीं सुन सकती थी, इसलिए निधि को डांटकर अपनी क्लास में चली गई। लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि ज़रूर मीरा उससे कुछ छिपा रही है और वो उसका पता लगा कर रहेगी। इधर ऋषभ और मीरा लगभग 10 बजे डॉक्टर के घर पहुंच चुके थे। डॉक्टर भी उन दोनों का वेट कर रहे थे, क्योंकि ऋषभ ने फ़ोन पर ही उनको कुछ बातें बता दी थी। डॉक्टर मीरा को सोचकर कुछ परेशान थे। उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाया और चेयर पर बैठने के लिए कहा। ऋषभ को मीरा जब परेशान दिखाई दिए तो उसने चेयर पर बैठते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं? परेशान तो ऋषभ भी था मीरा को लेकर, लेकिन वो मीरा के सामने अपनी परेशानी नहीं दिखा सकता था, वरना वो और परेशान हो जाती। डॉक्टर ने अब एक नज़र मीरा पर डाली और फिर ऋषभ को देखते हुए बोले, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मीरा, अब तो मुझे शुरुआत से सारी बातें बताओ, डॉक्टर ने मीरा को देखते हुए कहा। मीरा ने एक एक करके डॉक्टर को सारी बात बता दी और मीरा की बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी बढ़ गई, जिसे मीरा और ऋषभ दोनों ही देख पा रहे थे। मीरा की बात सुनकर डॉक्टर कुछ देर के लिए खामोश हो गए और उसके बाद उन्होंने मीरा से वो डायरी दिखाने के लिए कहा। मीरा ने बैग से निकाल कर डायरी डॉक्टर के सामने रख दी। डॉक्टर ने उस डायरी के पन्नों को पलट कर देखा तो सारे पन्ने खाली थे। डॉक्टर ने मीरा को डायरी वापस कर अपने कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने लगे। मीरा और ऋषभ दोनों ही बड़ी उम्मीद के साथ डॉक्टर को देख रहे थे और डॉक्टर अभी भी अपने कंप्यूटर में बिजी थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कंप्यूटर को ऋषभ और मीरा की तरफ घुमा दिया और बोले, समानांतर जिंदगियां यानी पैरेलल लाइफ। ऋषभ और मीरा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोले, पर यह होता क्या है और क्यों होता है? अब डॉक्टर अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने वहीं टेबल से एक मैच बॉक्स उठाया जो पूरी तरह तीलियों से भरा हुआ था। उन्होंने उस माचिस के डिब्बे की सारी तीलियां अपने हाथ में निकाल ली और एक साथ ही उन्हें टेबल पर बिखरा दिया। मीरा और ऋषभ को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर उन दोनों को इस तरह देखने का मतलब समझ गए थे, इसलिए उन्होंने एक तीली उठाई और उन दो तीलियों की तरफ इशारा किया जो दो आगे बीच कुछ दूरी के साथ पड़ी थी, लेकिन उनकी दिशा एक ही थी। मीरा और ऋषभ अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तब डॉक्टर उन्हें समझाते हुए बोले, ये जो तुम लोग दो तीलियां देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर है, लेकिन एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल है। ऐसी ही कुछ हमारी ज़िंदगियां भी होती है। लाखों में से कोई दो लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसा जीवन जीते हैं, भले ही उनके बीच 1 साल, 10 साल या फिर 100 साल का अंतर क्यों ना हो। एक का भूत ही दूसरे का भविष्य होता है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, जिसे आसान भाषा में पैरेलल लाइफ कहते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मीरा और ऋषभ जैसे दोनों ही सदमे में थे। कुछ सोचने के बाद ऋषभ ने डॉक्टर से पूछा, तो क्या मीरा दिया की समानांतर जिंदगी जी रही है? डॉक्टर ने तीलियों को समेटा और वापस बॉक्स में रखते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, जैसा कि तुम लोगों ने बताया है तो इससे यही लगता है कि जो ज़िंदगी 10 साल पहले दिया ने जी थी, अब वही मीरा जी रही है। तो क्या इससे पहले इतिहास में भी इस तरह की कोई घटना हुई है? ऋषभ ने कुछ सोच कर पूछा। बिल्कुल, बल्कि एक नहीं कई घटनाएं हुई हैं इतिहास में इस तरह की। तुमने अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बारे में ज़रूर सुना होगा, डॉक्टर ने सवाल किया। हाँ सुना तो है, लेकिन इनका इससे क्या संबंध है? ऋषभ ने फिर से सवाल किया। बिल्कुल संबंध है। क्या तुम्हें पता है ये दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया। हाँ ये पता है, लेकिन इनका इन सब से क्या संबंध? ऋषभ ने उतावलेपन से पूछा। इन दोनों की जिंदगियां एक दूसरे के समानांतर थी, पैरेलल। इनके जन्म के बीच 100 साल का अंतर था, फिर भी दोनों के जीवन में होने वाली घटनाएं बिल्कुल एक जैसी थी, और तो और उनकी मौत में भी 100 सालों का ही अंतर था। डॉक्टर ने कंप्यूटर पर कुछ सर्च करते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने कंप्यूटर पर लिंकन और कैनेडी के जीवन की सारी समानताएं खोलकर उनके सामने रख दी, जिसे पढ़कर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद प्रोफेसर ने उन्हें ये भी बताया कि ये सिर्फ अकेली ऐसी घटना नहीं थी, इससे पहले भी मेरी और मेरी के जीवन में भी 100 साल का अंतर होने के बाद भी उन दोनों ने एक जैसी ही जिंदगी जी थी।
ऋषभ और मीरा दोनों ही जैसे अपनी कुर्सियों में जड़वत हो चुके थे। ऋषभ और मीरा को इस तरह जड़वत देखकर डॉक्टर बोले, इस तरह परेशान होने से तुम लोगों की समस्या खत्म नहीं होगी। तो फिर डॉक्टर हम क्या करें, कोई तो उपाय होगा इन सब का? ऋषभ ने कुछ सोचते हुए पूछा। डॉक्टर ने कंप्यूटर पर कुछ देखा और बोले, उपाय तो कोई नहीं है, बस अब दिया की डायरी से ही कुछ हो सकता है। पहले तुम्हें वो डायरी पूरी पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद पता करना होगा कि दिया इस समय कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं, और उस छोटी मीरा के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसके लिए मीरा बताने वाली है। अब जो कुछ होगा उस डायरी से ही होगा। लेकिन डॉक्टर, डायरी में एक दिन में केवल 3 पन्ने ही पढ़े जा सकते हैं और हमें कैसे भी करके दिया और मीरा के बारे में जल्दी पता करना होगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मीरा दिया के समानांतर जीवन जी रही है, तो दिया की लाइफ में जो हो चुका है वो मीरा की लाइफ में भी होगा। इसका मतलब मीरा की लाइफ खतरे में है। ऋषभ ने चिंता से कहा। हाँ बिल्कुल, मीरा का जीवन दिया का समानांतर है, तो जो दिया के साथ हुआ वो मीरा के साथ होकर रहेगा। इसका उपाय विज्ञान में भी नहीं है कि वो इसे टाल सके, केवल भगवान ही कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। यह सब सुनकर मीरा तो जैसे शून्य हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और उसकी ज़िंदगी किसी से इतनी जुड़ी हुई कैसे हो सकती है। ठीक है डॉक्टर, अब हम लोग चलते हैं, वक्त पड़ने पर फिर आएंगे, ऋषभ ने उनसे विदा लेते हुए कहा। बिल्कुल, जब भी ज़रूरत हो आप लोगों को आ जाइएगा। अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका केस थोड़ा अलग है। डॉक्टर ने भी उन्हें विदा किया। ऋषभ ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गया। मीरा अभी जैसे किसी सदमे में थी और बाहर आने के बाद वो ज़ोर से रोते हुए ऋषभ के गले लग गई और बोली, ऋषभ क्या मैं भी? ऋषभ ने अपने हाथों से उसका मुंह बंद किया और उसे पानी देते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि दिया है कहाँ, किस हाल में है। ज़रूरी तो नहीं ना कि उसकी मौत ही हुई हो। मीरा अब भी बहुत परेशान थी। ऋषभ ने किसी तरह उसे गाड़ी में बैठाया और पूरे रास्ते समझाते हुए उसे उसके घर छोड़ा। मीरा को ख्याल रखने का बोलकर ऋषभ अपने रूम की तरफ निकल गया। मीरा चुपचाप घर आई और बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम पर चली गई। दूसरी तरफ पूर्वी मीरा के बिहेवियर को लेकर परेशान थी, इसलिए उसने इस विषय पर मीरा से बात करने का सोचा। उसने मीरा को काफ़ी कॉल्स किए लेकिन वो उसके किसी भी फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो आखिरकार उसने ऋषभ को कॉल किया और उससे पूछा कि वो आज मीरा को लेकर कहाँ गया था और ऐसा क्या हुआ है कि मीरा आज उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही है। थोड़ी देर तक तो ऋषभ उसे इधर उधर भटकाता रहा, लेकिन जब पूर्वी ने ऋषभ को मीरा की कसम दी तो ना चाहते हुए भी उसे मीरा के बारे में सब कुछ पूर्वी को बताना पड़ा। ऋषभ की बात सुनकर पूर्वी कुछ देर के लिए सदमे में चली गई। फिर खुद को थोड़ा संभालते हुए उसने ऋषभ से पूछा, तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा, क्या वाकई ये सारी बातें सच है? हाँ, ये सब सच है। मैं भी सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैंने रियलिटी देखी है, ऋषभ ने पूर्वी की बात का जवाब दिया। पूर्वी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं कैसे मान लूँ? पूर्वी ने फिर से पूछा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस डॉक्टर का फ़ोन नंबर दे सकता हूँ जिनसे हम आज मिलकर आए हैं, या फिर तुम इंटरनेट पर भी उनके बारे में जानकारी ले सकती हो, ऋषभ ने जवाब दिया। क्या नाम है उन डॉक्टर का? डॉक्टर राजीव नागर। एक मिनट, ये नाम तो कुछ सुना हुआ लग रहा है। क्या इन्होंने कोई बुक लिखी है? शायद ये वही डॉक्टर है जिनकी लिखी बुक पब्लिश होने पर काफ़ी बवाल हुआ था। अरे क्या नाम था उस बुक का? पूर्वी कुछ सोचते हुए बोली, द पैरेलल वर्ल्ड, और वो बुक उन्होंने इसी विषय पर लिखा था, ऋषभ ने कहा। अरे हाँ, यही नाम था इसका। ओके, अब पहले मैं इन विषयों पर और जानकारी इकट्ठा करूँगी, उसके बाद तुमसे बात करती हूँ। अभी मुझे मीरा से भी मिलना है, पूर्वी ने कहा। ठीक है, गुड नाइट, ऋषभ ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद पूर्वी इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ने लगी और दूसरी तरफ ऋषभ ने थोड़ी देर तक मीरा से बात की, फिर सो गया। मीरा को आज रात नींद नहीं आई और वो सुबह का इंतज़ार करने लगे कि आगे की कहानी पढ़ सके। आज वो साया भी वहाँ नहीं था। सुबह 5 बजे के लगभग उसने डायरी ओपन की तो आगे की कहानी उसमें आ चुकी थी। 10 साल पहले 8 अगस्त 2009। आज 10 दिनों के बाद डायरी लिख रही हूँ। थोड़ी नहीं, बहुत बिजी थी। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के आगे की कहानी बताऊंगी, जहाँ से मेरी ज़िंदगी लगभग पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं उस दिन मीरा से मिली थी। उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैं समझ नहीं पाई। उसके बाद मेरे सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से मैं सुबह से शाम कॉलेज में बिज़ी रहती कि मेरे पास पार्क जाने का भी टाइम नहीं रहता था।
फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हुई। कार्तिक, यही नाम था उसका। उसका एडमिशन मेरे ही क्लास में हुआ था। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ा था। वो यूपी के बनारस से था। उसकी आंखें बहुत प्यारी थी। उसकी वजह से मैं पहले दिन ही उसकी तरफ इंटरेस्टेड हो गई। मेरी और उसकी पहली मुलाकात थोड़ी लड़ाई झगड़े से हुई, लेकिन जल्दी ही हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कार्तिक के साथ रहने की वजह से अब मैं श्वेता से थोड़ा दूर रहने लगी थी। मेरा पूरा दिन कार्तिक के साथ गुजरता। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी, या शायद प्यार करने लगी थी मैं कार्तिक से। कार्तिक भी मुझसे उतना ही प्यार करता था, लेकिन वो भी मुझसे कह नहीं पाता था। कार्तिक के कारण मैं अपनी लाइफ के बाकी ज़रूरी लोगों को भूल चुकी थी, और मीरा भी अब मेरे दिमाग से उतर गई थी। फिर एक दिन संडे को टाइम मिलने पर मैं पार्क में गई। उस दिन आश्रम के बाकी सारे बच्चे पार्क में खेल रहे थे, लेकिन मीरा वहाँ कहीं मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने वहीं खेल रही एक लड़की को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, ए सुनो, इधर आओ। वो लड़की बड़े प्यार से मेरे पास आई और बोली, हाँ दीदी बोलिए, आपने मुझे बुलाया। वो मीरा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? मैंने उससे पूछा। नहीं दीदी, वो तो आश्रम में ही है। पता नहीं कुछ दिनों से उसे क्या हुआ है। वो किसी से बात भी नहीं करती और ना ही आश्रम से बाहर निकलती है। बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया। क्यों, ऐसा क्या हुआ उसे? मुझे नहीं मालूम दीदी। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और उससे कहा, पूर्वी। उसने अपनी उसी मासूमियत से जवाब दिया। मैंने उसके गाल खींचे और कहा, अच्छा पूर्वी, तुम मुझे मीरा के पास ले चलोगी? ठीक है, चलिए। इतना कहकर पूर्वी ने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे अपने आश्रम ले गई। आज मैं पहली बार आश्रम जा रही थी। वहाँ काम करने वाले लोग मुझे अपनी नज़रों से घूरे जा रहे थे, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी। मुझे बस मीरा की चिंता थी कि वो न जाने किस हाल में होगी। मैंने डरते डरते आश्रम के अंदर कदम रखा तो वहीं एक कोने में मुझे मीरा बैठी दिखाई दी। वो थोड़ी डरी हुई थी। मैंने जैसे ही उसे आवाज़ लगाई, उसने सर उठाकर एक बार मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा सर झुका लिया। उसका मुझे यूँ अनदेखा करना मुझे चुप सा रहा था, क्योंकि मीरा ने आज तक कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करा था। मैं मीरा के पास गई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। तब तक पूर्वी वहाँ से चली गई थी। इससे पहले मैं मीरा से कुछ पूछती, उस आश्रम की केयर टेकर मेरे पास आई और बोली, आपको कुछ काम था? नहीं, बस ऐसे ही मीरा से मिलने आ गई थी। वैसे इसे हुआ क्या है? ये इतनी खामोश क्यों है? मैंने बड़ी सरलता से पूछा। केयर टेकर ने एक नज़र मेरे ऊपर डाली और बोली, नहीं, वो बस ज़रा सी बीमार है। फिर उसने मीरा से कहा, मीरा, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, जाओ जाकर दवाई लो और आराम करो। मीरा सर झुकाए उठी और फिर एक नज़र मेरी तरफ मारकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं उसे वहीं खड़े जाते देखती रही। उसके जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में लौट आई और उसके बारे में सोचती रही। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैंने कार्तिक को फ़ोन करके मीरा के बारे में सब कुछ बता दिया। कार्तिक ने मुझसे कहा कि हम दोनों कल मिलकर मीरा से बात करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में मीरा ने डायरी बंद की और उसके दिमाग में अब एक नाम चुभ रहा था, पूर्वी। उसके साथ साथ पूर्वी भी दिया की कहानी का एक हिस्सा थी। उसका मन बहुत बेचैन था। पूरी रात जागने की वजह से उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। उसने नींद की गोली खाई और लेट गई। कुछ देर के बाद ही उसे नींद आ गई। वो साया अब मीरा के बिल्कुल बगल में था और बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा था। आखिर क्या है दिया का और मीरा का राज, और उस डायरी में क्या है? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें, जो कल शाम 6:30 बजे रिलीज होगी। और अगर वीडियो पसंद आई, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।